लर्निंग आउटकम में करेंगे, जो कि है टॉर्क इक्वेशन ऑफ ईडीएम टाइप वाटमीटर। तो स्टूडेंट, अब पिछले जो हम लर्निंग आउटकम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे जो ईडीएम टाइप वाटमीटर था उसमें हमने ये जो आपका सर्किट डायग्राम है वाटमीटर का, ईडीएम टाइप वाटमीटर का, वो हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें मैंने ये आपको बता दिया था कि जब हम ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जो आप फिक्स्ड कॉइल बोल रहे थे, यहाँ पे आके वो करंट कॉइल हो जा रहा था, जो कि एमीटर की तरह काम कर रहा है, और वो आपके जो भी लोड से करंट पास हो रहा है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो वहाँ पे मूविंग कॉइल था, यहाँ पे वो पोटेंशियल कॉइल कहलाता है या प्रेशर कॉइल कहलाता है, और ये आपके वोल्टमीटर की तरह काम करता है और आपके लोड के अक्रॉस के वोल्टेज को मेजर करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब जब हम ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे तो वहां पे जो आपका फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल था, दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड थे, बट यहाँ पे ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। जो आपका पोटेंशियल कॉइल है वो आपके करंट कॉइल और लोड के सीरीज कॉम्बिनेशन के पैरेलल में कनेक्टेड है, बट ये ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट ही है, इसका प्रिंसिपल सेम है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने किया है ना। तो उस हिसाब से अगर बात करें इसके टॉर्क इक्वेशन की, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता था इन ईडीएम टाइप वाटमीटर, ठीक है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा टीडी, दैट इज इक्वल टू होता था I1 I2 cos phi dm अपॉन डी थीटा, ठीक है। यही हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पढ़ते थे जब हम ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर रहे थे, जहां पे जो I1 करंट था वो आपके फिक्स्ड कॉइल से पास होने वाला करंट था, जो मूविंग कॉइल से करंट पास हो रहा था उसे हम I2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट चूंकि हम यहाँ पे ईडीएम टाइप वाटमीटर डिस्कस करें, जहां पे जो करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल यानी फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल का कनेक्शन आपने अगर डिफरेंट डिफरेंट हो रहा था, तो यहाँ पे उससे स्पेसिफिकली डिनोट करने के लिए हमने ये किया कि जो भी सप्लाई हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो इस नोड पे आकर के डिवाइड होगा, और वो डिवाइड होगा करंट कॉइल में जो करंट जाएगा उसे हम आईसी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो पोटेंशियल कॉइल में करंट जाएगा उसे हम आईपी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस आईसी और आईपी के कारण हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहे हैं। जहां पे हमने पहले I1 लिखा था, अब हम वहां पे आईसी लिख सकते हैं, क्योंकि करंट कॉइल से आपका आईसी करंट पास हो रहा है, तो ये हो जाएगा आईसी, और जो आपके पोटेंशियल कॉइल से करंट पास हो रहा है आईपी, जिसको आप पहले I2 लिख रहे थे, अब उसे हम कर देते हैं आईपी। तो यहाँ पे जो हमने नोटेशन लिया उस हिसाब से आपका ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला हो जा रहा है आईसी आईपी कॉस फाई डीएम अपॉन डी थीटा। अब अगर हम सर्किट को ध्यान से देखें, है ना, सर्किट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो फ्रॉम सर्किट, यहाँ पे चूंकि हम आइडियल वाटमीटर की बात कर रहे हैं, अभी इनिशियली हम आइडियल वाटमीटर की बात करेंगे, आइडियल वाटमीटर के हिसाब से देखेंगे कि आपका वाटमीटर कैसे पावर मेजरमेंट करता है। जब हम उसे समझ जाएंगे तो फिर धीरे धीरे इसके हम एरर्स डिस्कस करेंगे, और जैसे जैसे हम एरर डिस्कस करते जाएंगे हम अपने आइडियल वाटमीटर से प्रैक्टिकल वाटमीटर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपका जो ईडीएम टाइप वाटमीटर है, इसमें जो आपका करंट कॉइल है, चूंकि आप आइडियल वाटमीटर के बारे में बात कर रहे हो, तो जो करंट कॉइल है वो चूंकि आपके ए मीटर की तरह काम कर रहा है, तो आइडियल ए मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, यानी कि आपके करंट कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपका पोटेंशियल कॉइल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए, क्योंकि ये आपका वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है पोटेंशियल कॉइल। तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि पोटेंशियल कॉइल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी तो नहीं है, क्योंकि आप उससे आईपी करंट पास करवा रहे हो, अगर इन्फिनिटी हो जाता तो वो जीरो हो जाता। बट ये हम आइडियली जरूर मान रहे हैं कि करंट कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, या फिर जो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। और इसके लिए हमने लास्ट लर्निंग आउटकम में ये डिस्कस किया था कि चूंकि आपका करंट कॉइल लोड के सीरीज में कनेक्ट होने वाला, जिससे हाई लोड करंट पास होगा, तो उसके चलते उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होना चाहिए, और उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू को कम करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले उसके लेंथ को रिड्यूस किया था और क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया था। तो अब अगर आपके करंट कॉइल का रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी नेग्लिजिबल होगा। तो अगर हम करंट कॉइल को नेग्लेक्ट करके चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो आपका सप्लाई वोल्टेज V है
जो पोटेंशियल कॉइल है और जो लोड है, ये तीनों के तीनों पैरेलल में है। और अगर ये तीनों के तीनों पैरेलल में है तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज V है दैट इज इक्वल टू, तो यहां से हमारा फर्स्ट निकल के आ जाता है। सेकेंड अगर बात करते हैं कि अगर आपके पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज VL है जो कि इक्वल टू V है, और उससे जो करंट पास हो रहा है वो IP पास हो रहा है, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो RS है। और यहाँ पे जनरली क्या है कि अगर ये वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है तो उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस RS हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं ना कि जो पोटेंशियल कॉइल करंट IP है दैट विल बी इक्वल टू VL अपॉन RS। ठीक है, क्योंकि उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो RS है, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल कॉइल का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो RS के रेस्पेक्ट में बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, तो आप उसे नलीफाई करके चल सकते हो। तो IP इज इक्वल टू VL अपॉन RS हम लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो करंट कॉइल से करंट पास हो रहा है IC, वही आगे चल के लोड से पास हो रहा है करंट IL के बराबर हो रहा है। कि यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि जो IC है दैट इज इक्वल टू IL। ठीक है, तो अब इस IP का वैल्यू, IP और IC का वैल्यू अगर हम अपने टॉर्क इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा टॉर्क इक्वेशन कैसा बनेगा? तो हमारा टॉर्क इक्वेशन बनेगा TD इज इक्वल टू IC, और IC का वैल्यू हमारे पास है IL, और IP जहां पे जो IP का वैल्यू है वो है VL अपॉन RS cos फाई DM अपॉन D थीटा। ठीक है, तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं ना कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD है दैट इज इक्वल टू VL IL cos फाई अपॉन RS DM अपॉन D थीटा। ठीक है, अब अगर आपको याद हो जब हम ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि जो आपका I1 करंट था जो कि यहाँ पे IC है वो आपके फिक्स्ड कॉइल है, और यानी कि करंट कॉइल से पास होने वाला करंट है। जो IP है वो आपके मूविंग कॉइल यानी कि प्रेशर कॉइल से करंट पास होने वाला करंट है। और जो यहाँ कॉस फाई, जो फाई है वो आपके IC और IP के बीच का एंगल है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर फाई आपके IC और IP के बीच का एंगल है तो यहाँ पे अगर हम इसके फेजर डायग्राम के बारे में बात करें और अगर हम यहाँ पे वोल्टेज VL को अगर हम ये मान के चलते हैं, रेफरेंस मान के चलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे जो एलिमेंट है वो आपके पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल कनेक्टेड एलिमेंट में वोल्टेज आपका सेम होता है। तो अगर हमने रेफरेंस में V ले लिया तो अब आपको भी पता है कि जो करंट कॉइल है उससे जो करंट पास हो रहा है उसके करंट के पास होने से एक हाई फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है जो आपके इंस्ट्रूमेंट का मेन मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना। तो वो जो IC है वो आपके VL से कुछ एंगल से लैग करेगा। ठीक है, और यहां पे ये जो IC है यही करंट आपका IL है। ठीक है, अब जो पोटेंशियल कॉइल है चूंकि आप उसको हाईली रेजिस्टिव सर्किट मान के चल रहे हो आइडियली, तो जो इसके अक्रॉस का भी वोल्टेज VL है और इससे जो करंट पास हो रहा है वो IP है। तो किसी भी रेजिस्टेंस से पास होने वाले करंट और उसके अक्रॉस के वोल्टेज के बीच का अगर फेज एंगल डिफरेंस देखा जाए तो 0 होता है, यानी जिस डायरेक्शन में VL है उसी डायरेक्शन में IP भी होगा, है ना। तो अब यहां पे टॉर्क इक्वेशन से बोल रहे थे कि IC और IP के बीच जो एंगल है वो है आपका फाई। तो अब अगर देखो, अगर यहां पे IC और IP के बीच का एंगल फाई है और IP VL के डायरेक्शन में है तो हम बोल सकते हैं ना VL और IL के बीच का एंगल भी फाई है, और VL और IL के बीच का एंगल फाई है तो हमें भी पता है कि जो आपका लोड वोल्टेज और लोड करंट होता है उसके बीच के एंगल को पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। तो अगर IC और IP के बीच का एंगल फाई है जहां पे IC इज इक्वल टू IL और IP इज इक्वल टू VL अपॉन RS, तो
फाई वीएल और आईएल के बीच का एंगल होगा जिसको हम पावर फैक्टर एंगल बोलेंगे, और पावर फैक्टर एंगल का जो कोसाइन फंक्शन होता है उसे हम पावर फैक्टर बोलेंगे। तो वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहां पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, टी डी इज इक्वल टू वी एल आई एल कॉस फाई, जो कि होगा एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड अपॉन आर एस इंटू डीएम अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पे जो हमें टॉर्क इक्वेशन मिल रहा है वो टी डी इजिकल टू पी एल अपॉन आर एस इंटू डी एम अपॉन डी थीटा, जहाँ पे जो आर एस है वो आपका सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल कॉइल है, डी एम अपॉन डी थीटा आपका चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस पर एंगुलर पोजीशन है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंटर है, और जो पी एल है वो आपका पावर एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि आपका उतना ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टीडी उतना ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा जितना आपका लोड पावर कंज्यूम करेगा। और अगर आपको याद हो जब हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे जब पहली बार हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में डिस्कशन करा था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो ऑलवेज आपके मेजरेबल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे भी आपके मेजरमेंट ऑफ पावर में आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट तो मैंने उसे प्रूव करके दिखाया है। साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पे भी ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट में भी जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अब आपका पॉइंटर का इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, जब आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा तो किसी फिक्स पॉइंट पे वो रुकेगा और रुकने के बाद जो जो वैल्यू दिखाएगा वही आपका मेजर्ड वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटी जो है वो पावर मेजरमेंट है आपके जो कि कंज्यूम किया गया आपके लोड के कारण। तो आपका पॉइंटर रुकेगा जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट में जो टॉर्क लगता है जिसको हम कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं वो इक्वल हो जाए, है ना। तो हम वहां पे ये बात कर सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम TC इज इक्वल टू TD, और जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो हम अगर स्प्रिंग से प्रोवाइड करवाए तो TC को हम लिख सकते हैं K थीटा इज इक्वल टू TD, और TD हमारे पास आ रहा है TL अपॉन RS इंटू DM ऑन डी थीटा। तो यहां से हम थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं PL अपॉन KRS DM अपॉन, ठीक है। और यहां से भी ये निकल के आ रहा है कि जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PL है, और चूंकि आपके पॉइंटर का एंगुलर डिफ्लेक्शन जो होगा वो PL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी लीनियरली वैरी कर रहा है। आपका जैसे जैसे पावर लीनियरली वैरी कर रहा है वैसे वैसे आपका एंगुलर डिफ्लेक्शन भी वैरी कर रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि स्केल ऑफ वॉटमीटर इज लीनियर, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट डिस्कशन है ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें कितना टॉर्क डेवलप होगा और वो फिर कैसे आपको उसका रिलेशन आपके पॉइंटर के एंगुलर डिफ्लेक्शन से हो रहा है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। So students, we have achieved our learning outcome, that is torque equation of EDM type wattmeter, and I hope that you have understood it very well.